हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का आज के हमारे इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हार्दिक स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस वी, KVS, NVS यानी जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, जिन भी टीचिंग एग्जाम्स में, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, बी, मन, सी, मान या डी, अप। अब देखिए शब्द क्या है, अपमान। इसमें पूछा क्या आपसे? उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं? जो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के शुरुआत में लगकर उनके या तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं पूर्णतः, या कुछ आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर अपमान में कौन सा उपसर्ग है भाई? अपमान में है देखिए अप प्लस मान। जो यहाँ पर मूल शब्द है वो है मान, और अप आपका ये शब्दांश जो है अप, ये है आपका उपसर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है भाई? वो शब्दांश जो किसी जो शब्द है उसके अंत में लग करके उसके या तो शब्द जो होता है उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, या उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, वो शब्दांश आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी आई, सी चतुर या डी राई। अब देखिए शब्द क्या है आपका? लड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, लड़ाई है। अब इसमें उपसर्ग बताना है आपको, तो उपसर्ग है इसमें आई, लड़ प्लस आई मिलकर के आपका बनेगा लड़ाई। तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? देखिए कर्म वाच्य क्या होता है, उसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, राम पढ़ता है, बी, रीना रोती है, सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, या डी, कुत्ता भौंकता है। अब देखिए आपसे पूछा कर्म वाच्य, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, भाई कर्म उपलब्ध हो वहां पर वही तो आपका कर्म वाच्य होगा। कर्म की प्रधानता हो तो देखिए कहाँ है यहाँ पर? किसानों द्वारा फसल काट ली गई। किसके द्वारा? किसानों द्वारा, है ना। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, कर्म को बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, कर्म होता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ कर्ता नहीं, कर्ता की प्रधानता नहीं है कि कर्ता, ऐसा नहीं है कि किसान फसल काट रहा है। अगर ऐसा होता कि किसान फसल काट रहा है या किसान फसल काट रहे हैं तो वहां कर्ता आता, कृतवाच्य हो जाता, वही वहां पर कर्ता की प्रधानता। लेकिन यहाँ पर बताया गया है किसानों द्वारा फसल काट ली गई, तो यहाँ पर जो वाक्य कर्म है वो होता हुआ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कर्म वाच्य ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लड़का आया इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए, सामान्य काल, सॉरी सामान्य वर्तमान, बी, सामान्य भविष्यत, सी, अपूर्ण वर्तमान, या डी, सामान्य भूत। ये टाइपिंग मिस्टेक है, भूत ये। तो देखिए लड़का आया ये वाक्य है आपका, है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा काल होगा। तो देखिए लड़का आया ये है आपका सामान्य भूतकाल, लड़का आया ये आपका सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, नामबोधक क्रिया, बी, प्रेरणार्थक क्रिया, सी, नामधातु क्रिया, या डी, सहायक क्रिया। अब देखिए आपसे पूछा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है ना। आपसे आपने एक शब्द सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में ज़्यादातर हेल्प, इंग्लिश में आपने पता सुना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। जो आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इंग्लिश में इज आर एम होता है तो इंग्लिश में है ही है, जैसे ये है आ गया, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। तो जो सहायक क्रिया होती हैं ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए, संस्कृत, बी, संस्कृति, सी, सांस्कृतिक, या डी, सांस्कृतिक। अब शब्द है आपकी संस्कृति, संस्कृति का पूछा विशेषण कि इसका विशेषण शब्द क्या होगा, तो इसका विशेषण शब्द होगा आपका सांस्कृतिक। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। इसका सांस्कृतिक आपका विशेषण हो जाएगा कृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, संप्रदान कारक, बी, संबोधन कारक, सी, अधिकरण कारक, या डी, अपादान कारक। तो देखिए यहाँ पर है हे भाई एक्सक्लेमेशन मार्क, मुझे बचाओ, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा भाई? यहाँ देखो हे, भो, अरे, ये जो आते हैं वो आपके
संबोधन कारक में आते हैं। किसी को संबोधित करके बोला गया है कि हे भाई मुझे बचाओ, किसी को संबोधन करके बोलना वो आपका संबोधक कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी बी, ऑप्शन डी नहीं बी होगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कविता का बहुवचन है, जो कविता शब्द है इसका बहुवचन बताना आपको क्या होगा। ऑप्शन ए कविताएं, बी कविताएं, सी कवितायान, या डी कविताएं। तो देखिए कविता का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कविताएं। क्या होगा भाई, कविताएं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका बहुवचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तन शब्द का अर्थ लिंग निर्धारित कीजिए। जो आपका तन शब्द है इसका लिंग बताना आपको, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है। ऑप्शन क्या है आपका, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, या डी नपुंसक लिंग। अब तन शब्द है इसका लिंग निर्धारण करना आपको, तो तन जो शब्द होता है ये होता है आपका पुल्लिंग, ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए पाला पड़ना, बी दांतों में जीभ होना, सी बरस पड़ना, या डी रोड़ा अटकाना। तो देखिए बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा किसी चीज में, भाई किसी कार्य में या कोई भी काम हो रहा है, कोई भी हो रहा है उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो उसको बोलते हैं कि रोड़ा अटकाना, कि भाई क्यों रोड़ा अटका रहा है इस काम में, तो क्यों बाधा डाल रहे हो तुम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कपट और कपाट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए धोखा और दरवाजा, बी धोखा और दरवाजा, सी धोखा और दराज, या डी धोखा और दराज। अब देखिए कपट है एक शब्द, एक है कपाट। अब इनका अर्थ पूछा है कि कपट का अर्थ क्या होता है और कपाट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कपट होता है एक तरह से धोखा, कपटी बोलते हैं ना भाई, बहुत कपटी व्यक्ति है, तो एक तरह से धोखाधड़ी करने वाला की मतलब धोखा, कपट का मतलब धोखा होता है। और कपाट आपका दरवाजे को बोलते हैं, किवाड़ जो होती हैं आप जो दरवाजे को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कपाट आपका धोखा और दरवाजा इसका अर्थ देगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। ऑप्शन ए कौवा, बी कटु, सी चाचा, या डी व्यंग। तो देखिए काकू शब्द जो है इसका सबसे अधिक उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है व्यंग। बोलते हैं ना कि व्यंग कर रहे हो, क्यों व्यंग कर रहे हो इसके ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना, व्यंग आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो जो व्यंग शब्द होता है ये काकू का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है फ्रेंड, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य, बी सूर्य का सारथी, सी कुमकुम, या डी बिंबा का फल। तो देखिए इनमें से अरुण जो शब्द है इसका समानार्थी कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी बिंबा का फल। अरुण का समानार्थी सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी भी होता है, और कुमकुम भी होता है, लेकिन बिंबा का जो फल होता है ये अरुण का समानार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उपमान शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। ऑप्शन ए जिससे तुलना हो, बी बुराई, सी भलाई, या डी संतान। तो देखिए उपमान शब्द जो है इसका समभिन्नार्थक होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिससे तुलना हो। अब बोलते हैं ना उपमेय उपमान, आपने सुना होगा, उपमेय अलंकार उपमा ये होता है, उपमेय उपमान में बोध होता है जहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमान जो होता है वही होता है कि जिससे तुलना हो, किसी चीज की जिससे तुलना होती है वो उपमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बैल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। ये जो एक कहावत है भाई, बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ पूछा आपसे। ऑप्शन ए वीरता पर विश्वास होना, बी गड्ढे में कूदना, सी साहसिक कार्य करना, या डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो देखिए बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ हो जाएगा कि भाई स्वामी कोई उसका बलवान व्यक्ति है। अब जैसे उदाहरण से समझ लिए कोई ड्राइवर वगैरह है किसी का, नेता का या कोई बिजनेसमैन का, बड़े व्यक्ति का, तो वो उसके बल पर कूदता है, उसका साहस दिखाता है कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। तो ये इसका अर्थ हो जाता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस, है ना भाई। उसका जो स्वामी है, मालिक है, वो बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला, अच्छा रौब है उसका समाज में इधर उधर जो भी है, तो उसके बल पर वो साहस दिखाना उसका, तो वो उसको बोलते हैं बैल ना कूदे कूदे तंगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। ऑप्शन ए बिना जान पहचान के लेन देन, बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, सी भयंकर बरसात होना, या डी भयंकर सर्दी होना।
तो देखिए मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। ये आपका मेंढकी को जुकाम होना का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए नींद, बी रोग, सी सफाई या डी कौन। अब इनमें से सर्वनाम शब्द छांटना है भाई। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कौन शब्द है ये आपका सर्वनाम है, जबकि नींद, रोग, सफाई ये आपकी संज्ञा शब्द हैं। ये कैसे हैं? ये संज्ञा हैं। अब जबकि कौन जो है ये आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। इनमें से स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़ या डी शेर। तो देखिए इनमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द है कुर्सी। क्या? कुर्सी। भाई कुर्सी गिर गई, कुर्सी टूट गई, आपका किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का है ना। लड़का खड़ा है, किसका बोध हुआ? पुल्लिंग का। पेड़ किसका पेड़ है भाई? या पेड़ टूट गया, पेड़ गिर गया, तो क्या किसका बोध होता है यहाँ पर? पुल्लिंग का बोध होता है। जैसे ही शेर, शेर आ रहा है, शेर सो रहा है, शेर शिकार कर रहा है, शेर दौड़ रहा है, तो कहाँ का बोध हुआ? आपका पुल्लिंग का बोध हुआ। लेकिन कुर्सी गिर गई, कुर्सी टूट गई, है ना, तो यहाँ आपका स्त्रीलिंग का शब्द हुआ, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग का शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, कुर्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलमारी में कपड़े रखे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी कर्ता कारक, सी संप्रदान कारक या डी कर्म कारक। अब देखिए वाक्य को फिर से पढ़िए। वाक्य क्या है? अलमारी में कपड़े रखे हैं। अब कारक चिन्ह पहचानना आपको, तो कारक चिन्ह इनमें से क्या है? देखिए मैं कारक चिन्ह आ रहा है। अब जहां पर भी मैं और पर जो कारक चिन्ह होते हैं, ये मैं और पर जिस वाक्य में आते हैं कारक चिन्ह, वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ होता है आपका अधिकरण कारक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अधिकरण कारक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है। ऑप्शन ए वह, बी विश्रेष्ठ, सी उपासक या डी है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या होगा भाई? विशेष्य क्या होता है भाई? वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और वो शब्द जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए किसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह श्रेष्ठ उपासक है। कौन है श्रेष्ठ? उपासक। उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ है ये विशेषण शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो जो उपासक शब्द है यहाँ पर ये आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।